हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज। आज क्लास 12th का ये फिजिक्स का वीडियो आप लोगों के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो आवेश है, आवेश अगर धनात्मक है और ऋणात्मक दिया गया है तो ये वैद्युत बल रेखाएं किस तरफ प्रदर्शित की जाती हैं और कैसे प्रदर्शित की जाती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक। तो किसी भी प्रकार का आवेश हो, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो अगर हम एक सिंगल आवेश ले लेते हैं या फिर आवेशों का समुदाय ले लेते हैं, आवेशों का समुदाय का मतलब कई आवेश एक साथ में हों, या कोई सिंगल आवेश हो तो कोई आवेश ले लिया जाए या आवेशों का समुदाय ले लिया जाए। तो अगर ये आवेशों का समुदाय है तो इस आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र में हम जब किसी अन्य आवेश को लाते हैं, अब जैसे कि कोई दूसरा आवेश है, इस आवेश को अगर हम लाएंगे इसके पास तो उस समय क्या होगा, यह वैद्युत बल का अनुभव करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। और यह वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अर्थात जब इस अलग से जो आवेश है, इस आवेश को हम यहाँ पर लाते हैं इसके पास, इसके क्षेत्र में, तो उस समय यह आवेश जो है आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जिस क्षेत्र में यह अनुभव कर रहा है बल का, उसी क्षेत्र को ही हम किस नाम से जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात आवेश हो या आवेशों का समुदाय हो तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य आवेश को लाते हैं, तो यह आवेश वैद्युत आकर्षण बल का अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसी क्षेत्र को ही हम किस नाम से जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और वास्तव में यह जो वैद्युत क्षेत्र होता है किससे मिलकर के बना होता है, वैद्युत बल रेखाओं से मिलकर के बना होता है। और ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो है आप लोगों को ये दो पॉइंट लिख करके बताया गया है, इन दोनों पॉइंट्स को जो है आप लोग अपने नोट्स में बना लेंगे। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपको समझाया गया है वही चीज़ जो है सेंटेंस के रूप में लिखा गया है और इस सेंटेंस को आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र के संबंध में, ये वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। और इसी वैद्युत क्षेत्र से संबंधित दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि यह जो वैद्युत क्षेत्र होता है, इस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है यह वैद्युत बल रेखाओं से मिल करके बना होता है। अब हम इसमें एक पॉइंट ये भी चर्चा करेंगे कि कोई भी जो अन्य आवेश लिया गया है, आवेश समुदाय या आवेश के क्षेत्र में लाया जाता है, तो लाने पर वह जो आवेश है वह आवेश बल की दिशा में चलने लगता है। कैसे चलने लगता है इसको हमें ध्यान देना है। जैसे कि यह आवेश का क्या है, समुदाय है, इसमें हमने क्या किया, एक दूसरे आवेश को इसके पास लाया। तो जब हम इसके पास लाते हैं तो यह क्या करता है, आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जब आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तो इसमें आपको क्या घटना देखने को मिलेगा कि आकर्षण बल रहेगा
तो ये आवेश इसके पास आएगा और जब प्रतिकर्षण बल रहेगा तो इससे दूर जाएगा, अर्थात यह आवेश इसके क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र होता है। जब हम आवेश को इस आवेश समुदाय के पास लाते हैं क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। और किस तरफ ये चलता है? इसके बल की दिशा में चलता है। जिस तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसी बल की दिशा में ही ये आवेश चलता है। और अगर बल की दिशा बार बार बदलती है तो आवेश के चलने की दिशा भी बार बार बदलती रहती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि जो बल की दिशा है वो निरंतर बदलती हो तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहती है, अर्थात यह आवेश जो है इस वैद्युत क्षेत्र में एक वक्राकार पथ पर गति करता है। और जिस वक्राकार पथ पर गति करता है उसी दिशा को या उसी पथ को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहते हैं। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर देखा जाए तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो है यही आवेश के चारों ओर मिल करके वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो हम अब देखेंगे एक फिगर के माध्यम से कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनकी डायरेक्शन किस तरह से प्रदर्शित की जाती है। अगर धन आवेश है और अगर ऋण आवेश है तो कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग और एक साथ में। तो यहाँ पर आपको एक फिगर बनाया गया है। पहले फिगर में क्या दिखाया गया है कि ये धन के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अर्थात अगर कोई धनावेश, ठीक, तो धनावेश जो रहता है इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यह जो वैद्युत क्षेत्र होगा किससे मिलकर बनेगा? वैद्युत बल रेखाओं से मिलकर बनेगा। और ये जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो हमेशा धन आवेश से दूर प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर भी आवेश से दूर, यहाँ पर भी आवेश से दूर, मतलब इसके चारों ओर जो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन है वे डायरेक्शन हमेशा आवेश से दूर ही प्रदर्शित की जाएंगी। चाहे आवेश जो है धनात्मक हो या धनात्मक आवेशों का समूह हो, हमेशा ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा आवेश से दूर ही प्रदर्शित की जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ डेरिवेशन भी आप सॉल्व करेंगे तो डेरिवेशन सॉल्व करते समय कहीं धन आवेश आपको प्रदर्शित करना रहेगा, कहीं ऋण आवेश प्रदर्शित करना रहेगा, तो वहाँ पर जो बल रेखाओं की डायरेक्शन है उसको भी आपको प्रदर्शित करना रहेगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर धन आवेश रहेगा तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को या वैद्युत बल की दिशा को आप किस तरफ प्रदर्शित करेंगे? आवेश से दूर ही प्रदर्शित करेंगे। अब अगर हम दूसरे फिगर की बात करें, कोई ऋण आवेश है, तो जब कोई ऋण आवेश रहता है तो ऋण आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वैद्युत बल रेखाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो अनंत से आकर के क्या होगी? ये ऋण आवेश की तरफ होगी। यानी कि हमेशा ऋण आवेश अगर दिया रहेगा तो कभी भी ये जो बल रेखाएं होंगी प्रदर्शित अगर की जाती हैं तो हमेशा आवेश की ओर ही प्रदर्शित की जाएंगी, कभी भी आवेश से दूर नहीं प्रदर्शित की जाएंगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के जरिए हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, मतलब तीसरे फिगर पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक धन आवेश प्रदर्शित किया गया है और दूसरा जो है वो ऋण आवेश प्रदर्शित किया गया है। अब अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे के समीप आता है तो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ ध्यान देंगे। सबसे पहला कंडीशन तो आप ये ध्यान देंगे कि ये धन आवेश है तो धन आवेश से जो बल रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं ये बल रेखाओं की दिशा किधर प्रदर्शित की गई है? आवेश से दूर ही प्रदर्शित की गई है। एरो का निशान आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। कोई भी जो बल रेखा है यहाँ पर देखिए आवेश से दूर प्रदर्शित की गई है सब रेखाओं पर,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये धन आवेश है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? इस वाले प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर ऋण आवेश है तो इस वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जितनी भी बल रेखाएं होंगी वो आवेश की ओर ही प्रदर्शित की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये बल रेखा आवेश की ओर प्रदर्शित किया गया है, ये बल रेखा आवेश की ओर प्रदर्शित किया गया है। ये बल रेखा यहाँ से निकलती हैं और डायरेक्ट कहाँ पर की जाती हैं? ऋण आवेश की तरफ आती हैं, यानी कि यहाँ पर एरो का निशान लगाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर धन आवेश और ऋण आवेश को जब एक दूसरे के समीप रखते हैं तो ये क्या करता है? बल रेखा की जो डायरेक्शन है वो किधर जाता है? ऋण आवेश की तरफ। और जो ऋण आवेश होता है वो क्या करता है? इसको खींचता है अपनी ओर। तो जब अपनी ओर खींचता है तो ये जो बल रेखाएं होती हैं ये लचकदार डोरियों की समान हो जाती हैं और एक दूसरे को छोटा करने का प्रयास करती हैं। इसीलिए धन आवेश और ऋण आवेश यानी कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। देखिए ये जो बल रेखा था वो इस तरफ था और ऋण आवेश जो था उसको खींचने का प्रयास कर रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो एक ही साइड में हो जाती है और जितनी भी बल रेखाएँ हैं ये लचकदार डोरियों के समान हो जाती हैं और ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे के साथ आकर्षण बल को प्रदर्शित करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल का अनुभव होता है या आकर्षण बल कार्य करता है। अब हम इसी को एक अलग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फिगर नंबर 4, इसमें हमने क्या लिया है? दो धन आवेश को लिया है, दो धन आवेश। लेकिन ये दोनों धन आवेश कैसे हैं? कहने का मतलब प्रकृति जो है इनका समान है, प्रकृति समान है। और कैसी प्रकृति है इनकी? धनात्मक प्रकृति है। और साथ ही आवेश जो हैं ये बराबर परिमाण के हैं या फिर लिख सकते हैं समान परिमाण के भी हैं, समान परिमाण के भी हैं। ये दो कंडीशन मैंने लिया है, प्रकृति समान है और ये आवेश जो लिए गए हैं इनके परिमाण भी समान है। ये परिमाण समान होने की स्थिति में ये फिगर नंबर 4 को प्रदर्शित किया गया है। तो उस समय क्या देखते हैं हम? इन दोनों धनावेशों को जब एक दूसरे के पास लाते हैं, सबसे पहला कंडीशन तो आप इसमें ये ध्यान देंगे कि जो एरो का निशान है ये एरो का निशान किधर होगा? जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ये आवेश से दूर ही प्रदर्शित होगा। क्यों? क्योंकि ये धन आवेश है, ये पहले फिगर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी जो एरो का निशान है ये आवेश से दूर प्रदर्शित किया गया है, अर्थात ये भी धन आवेश की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब बताइए ये जो बल रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? इसको इस तरफ धक्का दे रही हैं। ठीक है, ये एरो का निशान आप देख रहे हैं किस तरफ जाएंगी? इस तरफ। और ये जो दूसरा धनावेश लिया गया है ये क्या करता है? ये इस आवेश को इस तरफ धक्का देने का प्रयास करता है, यानी कि ये इसको उधर भेजने का प्रयास करता है और दूसरा वाला इसको इस तरफ भेजने का प्रयास करता है। यानी कि एक इस तरफ आना चाहता है और एक क्या करता है? इस तरफ आना चाहता है, यानी कि ये इसको धक्का दे रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है। तो दोनों के बीच कौन सा बल हो गया? प्रतिकर्षण बल हो गया। और ऐसे कंडीशन में जो बल रेखाएं होती हैं, जब दोनों में बहुत तनाव उत्पन्न होता है तो तनाव उत्पन्न होने के कारण ये जो रेखाएं ऐसे सीध में रहती हैं ये क्या होती हैं? ऐसे धीरे धीरे क्या होती हैं? लंबवत मुड़ जाती हैं। देखिए ये जो बल रेखा था वो किस तरफ था? इस तरफ। लेकिन दोनों के बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव बल उत्पन्न हुआ। तो तनाव बल उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? ये जो है इसमें इस तरीके से लचकदार डोरियों की तरह नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें आकर्षण था। तो आकर्षण होने के कारण ये इसको खींच रहा था, तो ये लचकदार डोरियों की तरह था जब धन और ऋण आवेश था। लेकिन जब दोनों धन आवेश हैं यानी कि समान प्रकृति के हैं तो उस समय इसको दूर भेजने का प्रयास कर रहा है, ये इसको दूर भेजने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को बहुत अधिक बल से दूर भेजने का प्रयास करती हैं, इसलिए ये अपने अक्ष की क्या होती हैं? ये लंबवत मुड़ जाती हैं। इस तरफ ये मुड़ गया, इस तरफ ये मुड़ गया, और भी जो बल रेखाएं ये इस तरफ मुड़ जाती हैं, ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ये भी मुड़ जाएगा। तो जितनी भी बल रेखाएं 5 की रहती हैं वो अपने अक्ष के क्या होती हैं? लंबवत मुड़ने का प्रयास करती हैं। इसीलिए हमेशा समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब इसमें ध्यान देना है आपको, अगर ये दोनों जो आवेश लिए गए हैं
इन दोनों आवेशों के परिमाण समान हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हमने यन से लिख दिया है, और इस मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। और उदासीन बिंदु कहने का मतलब क्या है कि इसके ठीक मध्य में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो होगा, अर्थात कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, और इसी मध्य बिंदु को ही किस नाम से हम जानते हैं? उदासीन बिंदु के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। और ये कंडीशन कब होगा? जब दोनों की प्रकृति समान होगी आवेशों की, और आवेशों का जो परिमाण है वो भी क्या होगा? समान होगा। अब अगर हम देखते हैं इसी फिगर को एक थोड़ा सा चेंजिंग करके कि जो एक आवेश है वो धनावेश है, दूसरा जो आवेश है वो भी धनावेश है। पहला आवेश धनावेश, दूसरा आवेश भी क्या है? धनावेश। पहले आवेश को मैंने Q1 से मान लिया, दूसरे आवेश को यहाँ पर मैंने किससे मान लिया? Q2 से। इसमें क्या था कि अगर ये Q1 आवेश था, ये Q2 आवेश था, तो इस कंडीशन में Q1 का मान किसके बराबर था? Q2, यानी कि आवेश का परिमाण क्या है? समान। लेकिन इसमें मैंने क्या लिया है कि Q1 जो है वो Q2 के समान नहीं है, अर्थात Q1 डज नॉट इक्वल टू Q1। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जब आवेशों का परिमाण समान नहीं होगा तो इसके ठीक मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा, कहीं दूसरे बिंदु पर होगा। तो वो कंडीशन मैंने इसमें प्रदर्शित किया है। तो अगर ये आवेश और दूसरा आवेश परिमाण समान है, देखिए इसीलिए थोड़ा समझने के लिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, इसको मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, ताकि आपको ऐसा देखने में लगे कि आवेशों का परिमाण जो है वो अलग अलग है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर जो है उदासीन बिंदु नहीं होगा, अर्थात ठीक मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा, कहीं अलग जगह पर होगा। तो उस अलग जगह को मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है यन, यानी इस यन के स्थान पर ई का मान कितना होगा? जीरो। लेकिन ये मध्य बिंदु नहीं है, तब क्या है ये? अगर इस पहले आवेश Q1 से ये बिंदु यन जो है, उदासीन बिंदु जो है वो R1 डिस्टेंस पर है, और Q2 आवेश से ये यन बिंदु जो है कितने डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तब उस कंडीशन में यहाँ यन पर वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा, और यह बिंदु यन जो है इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नहीं होगा। तो इस स्थिति में कौन सा फार्मूला आपको मिलेगा? Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। कहने का मतलब पहले आवेश का परिमाण Q1 और इस पहले आवेश से जो उदासीन बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है R1, इसका स्क्वायर बराबर होगा Q2 दूसरा आवेश का परिमाण, और बटे इस Q2 से उदासीन बिंदु के बीच की जो दूरी है R2 बटे इसका स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। इस फार्मूले का डेरिवेशन भी किया जाएगा। तो ये डेरिवेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको बताया जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सॉल्व करना रहेगा, तो वहाँ पर सॉल्व करके हम दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए आसान हो, कहीं अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे कि क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है कि दो आवेश दिए गए हैं, ठीक है, समान प्रकृति के हैं लेकिन अलग अलग परिमाण के हैं, तो उन दोनों के बीच वह स्थान क्या होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो या वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो? शून्य हो। तो कुछ आपको यहाँ पर आवेशों के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, कुछ भी। तो इस तरीके से हम R1 को मान लेंगे x। अगर मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 - x हो जाएगा। तो इस फार्मूले में रख करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में ही आपको सलूशन मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, और साथ ही साथ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और ये वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो धनात्मक ऋणात्मक जो आवेश दिए रहते हैं वो किस तरफ हम प्रदर्शित करते हैं, और किस तरीके से दो आवेश जो समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है, और जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कैसे लगता है। और साथ ही साथ अगर
दो आवेश लिए जाएं जबकि समान प्रकृति के हों और समान परिमाण के हों, तो उनके बीच में अगर धन धन आवेश लिए गए हैं तो इनके बीच का जो यानी मिड पॉइंट होगा उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अर्थात इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होता है, शून्य होता है। और अगर आवेशों का परिमाण समान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं ना कहीं शून्य होगा, लेकिन वो मिड पॉइंट पर नहीं हो सकता है। अगर R1 और R2 डिस्टेंस पर हो Q1 और Q2 से, तो उस कंडीशन में फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं Q1/R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर। तो इसको आप नोट्स के रूप में बना करके लिख डालिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और पहले से ही मैंने इस पर लिख करके आपको समझा दिया है। ठीक, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जो है आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो को वॉच करते रहें, नोट्स बनाते रहें। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया गया है कि 17 अगस्त तक आप लोग एडमिशन जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि कुछ विशेष ऑफ़र दिए गए हैं, तो उस विशेष ऑफ़र का लाभ उठाएं आप लोग। अन्यथा कुछ फीस वगैरह जो आपको बताया गया है 17 अगस्त के बाद बढ़ा दिया जाएगा, तो आप लोगों को समस्या हो सकती है। धन्यवाद।